तुम्हारा नाम जाएगा। चलो बेटा, क्या देते बेटा लास्ट क्लास में, है ना, S1 कंप्लीट दी थी और O1 कंप्लीट करनी थी और रेस नंबर 20। तो पहले शीट निकालो, उसको आज कंप्लीट करते हुए, है ना। तो पहले S1 निकालो। S1 में कहां से कहां तक हो गए थे बेटा, लास्ट के दिए थे ना, ठीक है। बिल्कुल कंडक्टर के क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे, 34 से लेके 38 तक। तो क्या है बेटा, है ना। चलो कंडक्टर क्वेश्चन नंबर 34 हो गया बेटा सबका। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्लास में सेम हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। अंदर के सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही कराया था, इनर सरफेस को अर्थ किया और बाहर वाली सरफेस को चार्ज दिया। कंडक्टर की प्रोसेस सबको क्लियर है। जिस भी सरफेस को अर्थिंग करते हैं उस पर चार्ज अज्यूम कर लो x, और बाकी किसी चार्ज को नहीं छेड़ना है, क्लियर है। और उसकी वजह से नेट पोटेंशियल निकाल लो, उसको कितना कर दो 0। तो फाइनली जो चार्ज आएगा उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। उसका बाद है क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। सेम कॉपी में करा रखा है हम लोगों ने, ठीक है। इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया बेटा। इसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे पोटेंशियल बराबर करना है तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू KQ/R। जैसे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं, जैसे मान लो आपके पास ये एक एयर बबल है जिसकी रेडियस कितनी है A और थिकनेस कितनी है T। मान लो इसमें चार्ज है Q, तो अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं दैट इज KQ/R। अच्छा, R के लिए ना हमारे दिमाग में आता है कि A लिखें, A प्लस T लिखें, तो A लिख सकते हैं क्योंकि A प्लस T भी अगर आप लिखोगे तो T बहुत छोटा है। अब हमने क्या कर दिया कि देखो यहां पर जो अगर आप बात करोगे ना तो सारा का सारा जो लिक्विड है वो इसमें होगा। अब हमने इसको फोड़ के किस में कन्वर्ट कर दिया, एक ड्रॉप में। चार्ज तो इतना ही रहेगा क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहता है। तो अगर मान लो इसका पोटेंशियल V डैश है तो क्या लिखोगे, V डैश इज इक्वल्स टू KQ/R। तो अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो बस आपको करना क्या, दोनों को डिवाइड कर दो और रेडियस के रेशियो को आपको कैलकुलेट करना है। रेडियस को कैसे कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम को यानी मास को इक्वेट करके। मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी अगर सेम है तो वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हैं। वॉल्यूम कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल है वो वाला वॉल्यूम, बिल्कुल इसमें आएगा 4πa² इंटू T। अगर मैं ये वाला वॉल्यूम निकालू क्योंकि इसी में तो लिक्विड है, पानी का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना आएगा 4/3πr3। यहां से आपके पास कैपिटल R और A में रिलेशन आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। चलो दे दो बेटा। क्वेश्चन है क्या, मेरे पास बहुत सारी कंडक्टिंग प्लेट्स है ना, और मैंने क्या किया, अभी किसी भी कंडक्टिंग प्लेट पे चार्ज नहीं है। टोटल चार्ज कितना है 0, कहीं है ही नहीं। तो हम चार्ज को प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते लेकिन हम चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं क्योंकि कंडक्टिंग है। अगर नॉन कंडक्टिंग होता, अगर मान लो ये जो प्लेट्स होती है वो प्लास्टिक की होती और मैं एक्सटर्नल फील्ड में रख देता तो मैं किसी भी प्लेट पे चार्ज को इंड्यूस कर सकता था क्या, नहीं। तो आंसर आता 0। लेकिन यहां पर 0 नहीं आएगा। होगा क्या, अगर मान लो
हमने यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ई, तो हर एक प्लेट के बीच में भी फील्ड कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, तो यानी यहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव। यानी अगर यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस का सिग्मा है, तो यहां पर कैसी हो जाएगी, माइनस का सिग्मा। बराबर क्यों लिया, क्योंकि फेसिंग सरफेस पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है। सही बात है। बस अब यहां पे नेट फील्ड लिख देता हूं मैं सिग्मा की वजह से। तो एक प्लेट पर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसकी वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से यहां पर अवे और इसकी वजह से यहां पर टुवर्ड्स, तो ये आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय, ये किसके बराबर होगा, ई के। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? अब आप ध्यान से सुनना, इस प्लेट पर इनिशियली नेट चार्ज कितना था, 0, तो चार्ज तो कंजर्व रहेगा, इस प्लेट पे अभी भी चार्ज कितना रहेगा, 0। तो अगर इसकी इस सरफेस पे प्लस का सिग्मा है, तो यहाँ पर माइनस का सिग्मा, तो माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, यहाँ पर प्लस माइनस, ऐसे चलता जाएगा। तो इस सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, माइनस का, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है, ई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर प्लस का ई एप्सिलॉन नॉट, माइनस का ई एप्सिलॉन नॉट, प्लस का ई एप्सिलॉन नॉट, और इस तरह से चलता रहेगा। ये इसका आंसर है। सबको मेरी बात बढ़िया से समझ में आई बेटा? इसको नोट करो, उसके बाद O1 एक्सरसाइज। नॉन कंडक्टिंग होता तो आंसर कितना आता, 0। क्यों 0 आता, बात ध्यान से सुनना। एक चीज बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चार्ज को ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन, और एक होता है फ्रिक्शन। हम कंडक्टिंग बॉडी में, जैसे अगर मैं इंसुलेटिंग बॉडी की बात करूं, लाइक प्लास्टिक की बॉल है, मुझे उसपे चार्ज को जनरेट करना है, मतलब चार्ज को लाना है उसकी सरफेस पे, तो इन तीनों में से एक ही मेथड से आ सकता है, वो है बाय द फ्रिक्शन। कंडक्शन से भी नहीं आ सकता और इंडक्शन से भी नहीं आ सकता। मतलब ऐसा समझो, आपके पास एक चार्ज स्फीयर है, उसके बगल में प्लास्टिक की बॉल रख दी, तो क्या प्लास्टिक की बॉल पे चार्ज आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। आप वायर से कनेक्ट कर दो तो आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। लेकिन अगर दोनों को रब करूंगा तो आ जाएगा। है ना, बचपन में गेम खेलते थे ना, चेयर वाला, है ना, चेयर उठा के गाल पे थप्पड़ मार दिया, है ना। अरे चेयर पे आप बिठा दो, और टॉवेल से अगर आप चेयर को, है ना, मारोगे ना जोर जोर से, है ना, तो एक्चुअली होता क्या है, टॉवेल से जब आपकी चेयर टकराती है, तो बाय द फ्रिक्शन चेयर क्या होती है, चार्ज हो जाती है। लेकिन चेयर तो कैसी है, इंसुलेटिंग, लेकिन फिर भी चार्ज हो रही है। तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, इस तरह के चार्ज को हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। ठीक है, और ये किसकी वजह से आता है, फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर है? तो चेयर अगर नॉन कंडक्टिंग है, फिर भी उस पर चार्ज आ सकता है, और ऐसा एक ही केस में हो सकता है, कौन से केस में, फ्रिक्शन की वजह से। अब आते हैं अपन O1 एक्सरसाइज पे। O1 में कहां तक हुए थे बेटा, 95। नाइन्टी फाइव तो हो गया था ना, 96 से करना, बताते चलो। 96, 97, 98, हाँ कौन सा, 90, 97, 87, ठीक है। 96, 97, 98 हुआ क्या बेटा? मैं गूंगे बहरों की क्लास में पढ़ा रहा हूँ क्या यार, है ना, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। 99, 100 और हो गया। तो 99, 100 में बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे समझो, ये है यहाँ पे 3 चार्ज है इस तरह से, तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, और इसकी वजह से इधर लगेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट फोर्स आएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट इज 3F cos थीटा। क्लियर होगी बात? इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन रख दोगे, एक ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लोगे तो आपके पास टाइम पीरियड भी आ जाएगा, और फोर्स आ गया, उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दोगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी, वहां पर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम।
उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 102। हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर मतलब 102 103 हो गया। 104 105 106 104 105 106 बताना है बेटा। हो गया? कौन सा नहीं हुआ? 107 का डी। अच्छा मतलब 106 तक तो नहीं है ना दिक्कत। 107 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 108 हो गया बेटा? क्लास में सर ने कराए होंगे तो। 109 109 हुआ क्या? बताना है। हो गया? हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे शर्मा क्यों रहे नवेली दुल्हन की तरह है? ससुराल में पहली बार आया हो? ठीक है 109 ठीक है अभी करते हैं 110। हाँ सी पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 111 हो गया। चलो पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। देखो यहां पर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर आपको दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको दो ग्राफ दे रखे हैं। ये ग्राफ दे रखा है पोटेंशियल का वेरिएशन एक्स के साथ और वाई के साथ। इसे मैं ए ऑप्शन आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस है और ये पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एक्स एक्सिस के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है? ये एंगल कितना है? 45। और पोटेंशियल वाई एक्सिस के हिसाब से किस तरह से वेरी कर रहा है? एंगल कितना है? 30 डिग्री। और ये कॉलम 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहा है। मैं डायरेक्शन तो क्या मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं। कैसे? बात ध्यान से सुनना। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन पढ़ा होगा आपने कि बिल्कुल E इज इक्वल टू माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स आई के, माइनस का डेल वी बाय डेल वाई जे के, और माइनस का डेल वी बाय, ये होता है ना। ये वाली वैल्यू क्या देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अगर मैं ई एक्स निकालना चाहूं तो मैं बोलता दैट इज माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व जो आप ड्रॉ करोगे उसकी जो स्लोप होगी वो इलेक्ट्रिक माइनस ऑफ दैट स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड देगा एक्स एक्सिस में। इसकी स्लोप कितनी है? 45। 10 45 कितना? 1। लेकिन आगे साइन कैसा है? माइनस। तो माइनस का 1 आई के। इसकी बात करें, इसकी स्लोप कितनी है? 10 30। 10 30 कितना? 1/√3। लेकिन स्लोप नेगेटिव है तो माइनस का 1/√3 लगे। यहां पर अगर आप ई वाई लिखोगे तो माइनस का डेल वी बाय डेल वाई, तो माइनस तो और आगे आएगा और स्लोप नेगेटिव है, ये आ जाएगा प्लस का 1/√3 जे के। पक्का समझ में आ रहा है सबको? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगा, बेटा लेट हो गए थोड़ा सा है ना, यू मिस द अपॉर्चुनिटी। ठीक है अभी दोबारा आएगी ना, तैयार रहना। ठीक है हाँ। चलो अब इस पॉइंट पे वापस आते हैं। अब अगर मैं EX और EY की बात करूंगा तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते क्या? EX में वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 आई के, यानी इस डायरेक्शन। ये किसका फोन है? मेरा, क्योंकि मेरे में भी ऐसा ही टू है। हाँ, अलार्म है ना। इधर देखो EX की बात करें तो EX कितना है बेटा? अब बात करिए ना, EX कितना है? माइनस का 1 आई के। माइनस तो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है? 1। और वाई डायरेक्शन में कितना है? माइनस माइनस प्लस 1/√3। तो ये हो गया EX, ये हो गया EY, यानी नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। और नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा तो ये एंगल निकाल सकते हो क्या? बोलते चलो कितना आएगा ये? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना आएगा बेटा? 1/1/√3। बिल्कुल। थीटा कितना आएगा? 60 डिग्री। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से टोटल एंगल पूछूं तो बता सकते हो? 60 + 90 कितना हो जाएगा? 150। अब चेक कर लो कौन से ऑप्शन में 150 एंगल आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? एस ऑप्शन में, दैट इज 135 से लेके 180। इस तरह से हम बी सी डी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। सबको तरीका समझ में आ रहा है बेटा? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 109। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। एक 107 का बेटा कौन सा ऑप्शन पूछा आपने? डी ऑप्शन। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। इसने बोला है कि एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज। इसके एंगल बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पहले वो कैलकुलेट करना।
तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो इसको तो यार, है ना। जैसे अगर मैं इस केस में बात करूं तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, मान लो ये सेपरेशन एल है, ये एल हो गया, ये हो गया आपके पास वाई, तो यहाँ पर इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, यानी नेट इस डायरेक्शन में आएगा। जैसे डाइपोल लेते थे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, तो ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, अगेन ये थीटा तो ये भी कितना, तो नेट फील्ड कितना आएगा बेटा 2e साइन थीटा। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, निकाल सकते हो ना, कितनी आएगी कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 2e बोलो, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर मतलब होल स्क्वायर ऐसा जाएगा इनटू साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एल अपॉन रूट दिस, तो ये पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ये आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहां से अगर आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो अगर आप यहां से देखोगे ना तो क्यू भी पॉसिबल नहीं है, इसमें देखो जैसे जैसे आप वाई को बढ़ाते जाओगे फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, तो क्यू भी पॉसिबल नहीं है, आर भी पॉसिबल नहीं है, एस भी पॉसिबल नहीं है, और टी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन बचा सर, पी ऑप्शन बचा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87 और 110, पहले 87 पर आते हैं। 87 बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, सब लोग एक बार रीड करो बढ़िया से क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है क्या, बात ध्यान से सुनना सब लोग। हमने जो क्लास में क्वेश्चन किया था और ये जो क्वेश्चन है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने सिर्फ प्लेट्स रखी थी, हमने ना तो उनको किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया था ना अर्थ किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास कितनी प्लेट है 3, चार्ज सिर्फ कौन सी प्लेट पर है, बीच वाली प्लेट पे, और हमने क्या किया यहां पर एक स्विच इधर लगा दिया, इसको बोल दिया हमने क्या S1, और एक स्विच यहां पे लगा दिया, इसको हमने क्या बोल दिया S2। सही बात है। अब ये अलग अलग केसेस बना रहा है कि भैया अगर मैं S1 को क्लोज करूं S2 को ओपन करूं तो क्या होगा, है ना, या S1 को ओपन करें S2 को क्लोज करें तो क्या होगा, या दोनों को क्लोज करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहला केस देखते हैं, अगर मान लो मैं S1 को ओपन रख रहा हूं और S2 को क्लोज रख रहा हूं, बताते चलना। अगर मैं S2 को क्लोज रखूंगा यानी इसको मैंने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल जीरो, यानी यहां का पोटेंशियल क्या हो गया जीरो हो गया। ठीक है, ये याद है कि जब भी हम अर्थिंग करते थे तो हम मान लेते थे कि पोटेंशियल जीरो होगा लेकिन चार्ज जीरो नहीं होगा, चार्ज जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे तो अर्थ से चार्ज आ सकता है, यानी पहले इस पे चार्ज जीरो था लेकिन अब इस पे चार्ज जीरो हो या ना हो वो हमें पता नहीं। लेकिन इसकी बात करते हैं, क्या मैंने इसको अर्थिंग की क्या, तो ये प्लेट पे तो ओवरऑल चार्ज पहले कितना था जीरो, अभी भी कितना होगा जीरो ही होगा, क्योंकि ना तो हमने इसको किसी वायर से कनेक्ट किया ना हमने इसकी अर्थिंग की, तो इस पे ओवरऑल चार्ज कंजर्व रहेगा, पहले भी जीरो था अभी भी जीरो होगा, तो इस पे इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। सही बात है, क्यों जीरो किया सबको समझ में आया, दोबारा से पूछ रहा हूं क्यों जीरो किया, क्योंकि ना तो अर्थिंग की ना किसी वायर से कनेक्ट किया। क्या यहाँ पे दोनों जगह जीरो लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता, क्योंकि अब हमने इसको अर्थ कर दिया, ये समस्या है। तो यहां से स्टार्ट किया मैंने, ये जीरो, अच्छा ये जीरो तो यहां पर भी कितना आएगा जीरो, ऐसा क्यों, जो फेसिंग सरफेस होती है उन पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है, तो यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो ही आएगा, यहाँ जीरो, इस पे टोटल चार्ज कितना था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा क्यों, यहाँ क्यों तो यहाँ पर माइनस क्यों। और मैंने एक और पॉइंट बताया था, जो बाहर वाली सरफेसेस होती हैं उन पे चार्ज कैसा रहता है इक्वल, तो यहाँ जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो। अब बात ध्यान से सुनो, इस वाली प्लेट पे पहले चार्ज कितना था जीरो, अब कितना है माइनस क्यू। आप ऐसे समझो कि पहले मेरे पास 0 रुपए थे,
अब मेरे पे 10 रुपए की उधारी है ना, पहले कितने रुपए थे 0, अब मेरे पे क्या क्या है 10 रुपए की उधारी, इसका मतलब मैंने 10 रुपए क्या कर दिए खर्च कर दिए। सेम इसी प्लेट के साथ हुआ है, पहले इस पे चार्ज कितना था 0, अब इस पे चार्ज कितना है माइनस का Q, इसका मतलब इसने Q चार्ज दान कर दिया किसको, अर्थ को। समझ में आया, तो पहले 0 था Q चार्ज चला गया तो इस पे कितना चार्ज बचा -Q। तो अब मेरा आंसर आएगा अगर मैं S1 को ओपन रखता हूं और S2 को क्लोज करता हूं तो अर्थ में कितना चार्ज आएगा प्लस का Q। एक बार चेक करते हैं, है ना। हाँ, अगर अर्थ से आएगा तो -Q आएगा और अर्थ में जाएगा तो +Q जाएगा। तो यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन नहीं बी ऑप्शन, इफ S2 इज क्लोज एंड S1 इज ओपन a charge of amount Q is passes through S2, बिल्कुल सही है, सबको समझ में आया। अब एक केस और करते हैं इसका, चलो इधर देखो, है ना, इसको नोट भी करते चलो, काम करो कॉपी निकालो और उसमें नोट करते चलो। ये पहला केस है, इफ only S1 is open and S2 is closed, है ना। S1 का सॉरी O1 का कौन सा क्वेश्चन है 87, ऐसे वहीं बस लिख लेना, शीट कॉपी में लिख लेना O1 क्वेश्चन नंबर 87, ये उसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड केस, हाँ जी बेटा, वहां से नहीं कर सकते थे ना, वहां से नहीं कर सकता था। देखो समस्या मेरे पास क्या थी कि अब चार्ज Q/2 नहीं लिख सकते, तुमने ओवरऑल चार्ज कितना मान लिया क्यों, लेकिन यहां से भी तो चार्ज आया था। ओवरऑल चार्ज Q कब होता, जब कोई अर्थिंग नहीं होती। अब अर्थ ने कितना चार्ज लिया या कितना चार्ज दिया वो मुझे पता नहीं है, तो ओवरऑल जो चार्ज है वो Q हुआ या Q से कम हो गया या Q से ज्यादा हो गया वो मुझे कैसे पता, अगर अर्थिंग नहीं होता। क्या चीज, हाँ, अब मान लो पहले रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन अर्थिंग कर दिया फिर चार्ज चेंज हो गया, तो ओवरऑल चार्ज तो क्यों नहीं रहा ना, Q/2 तो नहीं रहा ना, चार्ज चेंज हो गया ना। वैसा हम तब करते हैं जब अर्थिंग नहीं होती है, ओवरऑल चार्ज मुझे पता होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ओवरऑल चार्ज थोड़ी ना पता। क्लियर है, अर्थ से अर्थिंग से कितना चार्ज आया और कितना चार्ज गया ये हमें पता नहीं। इसको नोट करो और सेकंड केस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। नाउ हाँ बेटा बोलो, किधर किधर से, इधर से x मान के हाँ कर सकते थे। नाउ इफ बोथ S1 एंड S2 इज क्लोज्ड, ये बहुत बढ़िया केस है। यहाँ पे 0 क्यों लिखा है सबको समझ में बेटा, as charge on plate remain conserved, है ना। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इस प्लेट पे इनिशियल चार्ज कितना था, इस पे इधर देखो क्यों इनिशियल कितना था इस पे 0, और इस प्लेट पे फाइनली चार्ज कितना है -Q, ठीक है। तो चार्ज का लॉस कितना हुआ, लॉस ऑफ द चार्ज दैट इज डेल्टा Q, दैट इज Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, दैट इज -Q -T। जितना चेंज इन चार्ज हुआ ये ध्यान रखना, जितना चेंज इन चार्ज हुआ वो कहां से आया या कहां पर गया, अर्थ में, अर्थिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन चार्ज कितना है -Q, तो ये -Q ये डिनोट कर रहा है कि इसने अर्थ को इतना चार्ज प्रोवाइड कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करो कि इस केस में कितना आंसर आएगा, आपको कैलकुलेट करना है कि हर एक प्लेट की सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा।
चलो सब मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना, मुझे बताते चलो जो मैंने आपको पॉइंट समझाया। चलो इधर देखो, मैं आपसे पूछता चलूंगा, फिर अपन उसके हिसाब से प्रोसीड करेंगे। यहां पर हमने दोनों स्विचेस को क्या कर दिया, क्लोज। इन दोनों प्लेट पे इनिशियल चार्ज कितना था, 0। अब क्या 0 होगा क्या, नहीं, दोनों पर ही चेंज हो जाएगा। तो मैं जैसे इसमें मैंने 0 0 से स्टार्ट किया, मैं यहां पर 0 0 से स्टार्ट कर सकता हूं क्या, नहीं। तो मान लेते हैं इस प्लेट पे इधर चार्ज कितना हो गया, x हो गया। सही बात है। अब x से गेम खेल दें, जैसे इसने बोला था कि सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या। तो यहां पर x ले, तो यहां पर -x, यहां पर q +x। सबको समझ में आ रहा है। यहां पर कितना, -q -x। यहां पर कितना, यहां पर कितना है ना, यहां पर कितना, यहां पर इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है वो मुझे पता नहीं है, बस यहीं तक रहेगा। सबको समझ में आ रही है बात। यहाँ x तो यहाँ पर -x, इस पे तो ओवरऑल चार्ज पता है ना कितना, q। तो यहाँ -x तो यहाँ पर q + x, यहाँ q + x तो यहाँ पर -q -x, लेकिन इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं इधर का नहीं लिख सकता, बस उसकी जरूरत भी नहीं है। मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ अर्थिंग कर दी तो यहाँ का पोटेंशियल कितना, 0, और यहाँ का पोटेंशियल भी कितना, 0। अगर मैं इसको a बोल रहा हूं और इसको b बोल रहा हूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, VA - VB = 0। सबको समझ में आ रहा है क्या, पक्का। VA - VB = 0। क्या मैं इन दोनों के बीच के पोटेंशियल ड्रॉप को ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि मैं यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप लिख दूं, दैट इज डेल्टा V1, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप लिख दूं, दिस इज डेल्टा V2। तो इसको लिख सकता हूं VA - VB = डेल्टा V1 माइनस, सॉरी डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, और ये किसके बराबर है, 0 के। अब ये बताओ डेल्टा V1 कैसे लिखेंगे, मैंने क्लास में कराया ये क्वेश्चन, बिल्कुल। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को इन दोनों प्लेट की सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मुझे बता सकते हो क्या कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यानी x/a/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी x/a/2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना बनेगा बोलो, x/a एप्सिलॉन नॉट लिख दूं डायरेक्टली, पक्का। किसी को भी डाउट है क्या, कैसे आ गया, मुझे डाउट है। x/a/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस x/a/2 एप्सिलॉन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी वजह से अवे और इसकी वजह से टुवर्ड्स, पॉजिटिव की वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स। तो x/a एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, d। ये दे रखी है बेटा सेपरेशन आपको, कितनी कितनी दे रखी है प्लेट में, 2d है ना, ये तो 2d दे रखा है और ये d दे रखा है, तो ये कितना है 2d। प्लस यहां पर आते हैं। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जल्दी बोलो, एक लाइन में बोलो, q + x अपॉन, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और पोटेंशियल निकालना है तो इसको d से मल्टीप्लाई कर दें। पक्का समझ में आया बेटा। बस यहां से करना क्या है, 0 के बराबर करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, 2x + q + x = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -q है। और अगर x आ गया ना तो हर एक सरफेस पे चार्ज आ गया। ये कितना बना बोलो, -q/3, ये +q/3। x कितना है, -q/3, तो q - q/3, ये कितना होगा, -2q/3। अब इधर देखो, इन दोनों पे चार्ज कैसे निकालेंगे, बात ध्यान से सुनना। मेरे पास ओवरऑल चार्ज अगर निकालना है तो मेरे पास अब ओवरऑल चार्ज आ गया, x की फॉर्म में भी आ गया, q की फॉर्म में भी आ गया, तो सबको जोड़ोगे तो ये x वाला तो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल चार्ज यहां से कितना आएगा, अच्छा मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, जितना चार्ज यहां पर होगा आउटर प्लेट पे उतना ही इधर होगा, और अगर आप इसको ऐड करते चलोगे तो x वाला तो कैंसिल आउट ही होता चलेगा, तो ओवरऑल आपके पास q ही बचेगा, और q का आधा यहाँ पर कितना आ जाएगा, q/2, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, q/2। अब चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शन है बेटा।
इसमें वैसे इतना सब पूछा भी नहीं है, इसने तो बहुत आसानी से पूछा है। सी ऑप्शन देखो, इफ S1 एंड S2 क्लोज्ड, अ चार्ज अमाउंट कितना Q/3 विल पासेस थ्रू S1। ठीक है, ठीक है ना। तो इसको अच्छा यहाँ पे तो नहीं आएगा, सॉरी इसको हटा। जैसे इसकी बात करते हैं, कौन सी प्लेट की बात कर रहा है, S1 की ना। S1 पे पहले चार्ज कितना था, 0, और अभी चार्ज कितना है, माइनस का Q/3। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि पहले 0 था, अभी माइनस का Q/3 है, तो कितना चार्ज चला गया यहाँ पर, ये चला गया। और यहां से कितना चार्ज गया निकाल सकते हो, ये 2Q, ये इसका आंसर है। और कोई सा क्वेश्चन था क्या बेटा, हाँ बाहर 0 ही आएगा, अर्थिंग कर दी ना। इस केस में मैं समझा देता हूँ, नोट करो पहले यहां तक। हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप सेम है ना, तो यहां से यहां तक कोई चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा। इनिशियल चार्ज कितना था, 0। देखो यहाँ पर इसकी जो आउटर सरफेस है ना, उन पे चार्ज दोनों पे 0 इसलिए रहेगा क्योंकि पहले जब हमने अर्थिंग नहीं की थी तो यहाँ पर चार्ज कितना था, 0। इसको भी अर्थ कर दिया, इसको भी अर्थ कर दिया, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना, 0। यहाँ का भी पोटेंशियल कितना, 0। इन दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और चार्ज का फ्लो तभी होता है जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा आउटर सरफेस। हाँ, वो एज्यूम नहीं कर सकते, उसे फायदा भी नहीं है ना, आउटर सरफेस को टोटल चार्ज हमें नहीं पता। कौन सा वाला बेटा, 110 का सी। अच्छा, नोट करो बेटा यहां तक। क्वेश्चन नंबर 110, ये एसी चल नहीं रही क्या, है? नहीं चलते रहे। अच्छा, लाइट चली गई क्या अभी, आ गई ना, हाँ, चालू कर देना यार एमआई वाले। हाँ, चालू है। हाँ। चलो यहाँ तक नोट करो, और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 110 का सी ऑप्शन है ना। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ तक नोट करो, और सब लोग 100 क्वेश्चन नंबर 110 को रीड करो। अब बात नहीं बेटा, बिल्कुल सब लोग इधर देखो, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन है क्या, 110 नंबर में मेरे पास एक स्फीयर है ना, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है वो भी कैसी कैविटी है, स्फेरिकल। ये तो क्या हमने किसी वायर से कनेक्ट किया, क्या हमने अर्थिंग की, क्या नहीं की ना, तो अब सीधे हम क्या करेंगे, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पहले की स्टोरी तो कुछ कर रहा ही नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे सेंटर पे प्लस का क्यू नॉट है, तो यहाँ पर कैसा आएगा, माइनस का क्यू नॉट, और यहाँ पर कैसा आएगा, प्लस का क्यू, ये आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्जेस का। अब ऑप्शन रीड करते हैं, जैसे ए ऑप्शन की बात करूं मैं, तो ए में क्या करेगा, इफ आउटसाइड चार्जेस शिफ्टेड, एक आउटसाइड चार्ज और है, मान लो यहाँ पे Q1, ठीक है, तो इस Q1 की वजह से यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, इंड्यूस चार्ज। अब पहला पॉइंट इसने बोला, अगर आउटसाइड चार्ज को शिफ्ट करते हैं, मुझे बताओ अगर मैं आउटसाइड चार्ज को शिफ्ट करूंगा तो इनसाइड चार्ज पर या इनसाइड फील्ड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ए ऑप्शन रीड करो, पी ऑप्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑन इनर सरफेस विल चेंजेस, सही है या गलत है, गलत है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर चेंजेस, सही है, बिल्कुल। इसकी वजह से बाहर तो फर्क पड़ेगा लेकिन अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, तो पी गलत है, क्यों सही है। आर ऑप्शन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द चार्ज विल बी चेंज, नहीं, अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द एस, द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस इनसाइड द कैविटी विल चेंजेस, बात ध्यान सुना, नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों, बात ध्यान सुना, इसको आपने कहां पे रखा हुआ है, सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बात ध्यान सुना, आप लोग सर बाहर वाले चार्जेस का नहीं होगा, अंदर वाले चार्जेस का तो होगा। अंदर कौन सा चार्ज है यहाँ पे, दूसरा, माइनस का क्यू नॉट,
और इसकी वजह से अगर मैं सेंटर पर इस माइनस चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो कितना आएगा? 0। ऐसा क्यों? सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप अगर यहां पर एक एलिमेंट लोगे, इस चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड निकालोगे तो इधर आएगा, और इसकी वजह से यहां पे निकालोगे तो नीचे आएगा। तो जहां पे ये क्यू नॉट रखा हुआ है वहां पर नेट फील्ड कितना है? 0। तो इस पर फोर्स भी कितना लगेगा? 0 लगेगा। अब इसने बोला कि सर सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन सब लोग रीड करो और मैं आपसे पूछता चलूंगा। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनसाइड द कैविटी इज इंक्रीज, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये इंड्यूस भी इंक्रीज हो जाएगा और बाहर का चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा ना। तो पी ऑप्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द चार्ज ऑन द इनर सरफेस विल चेंजेस, बिल्कुल सही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल चेंजेस, बिल्कुल सही है। इसको बढ़ाओगे तो ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। क्लियर है? तो पी भी सही है और क्यू भी। आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, स्विच ऑफ हो गया। क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक, कहां गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर चेंजेस, होगा क्या? बताओ। पोटेंशियल सारे चार्जेस की वजह से आएगा, बिल्कुल। तो अंदर भी तो चेंज होगा ना। बताओ भाई, क्यों होगा? देखो कभी भी हम जब कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे अगर मैं यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करता तो सारे चार्जेस की वजह से आता है ना। यहाँ पे टोटल कितने चार्ज प्रेजेंट है, जैसे अगर मान लो मैं सेंटर पे पोटेंशियल निकालना चाहूं तो यहाँ पर एक तो क्यू नॉट, ये माइनस क्यू नॉट और ये प्लस क्यू नॉट और एक बाहर वाला चार्ज और एक इंड्यूस चार्ज। क्लियर है? अब अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, यहां पर मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं तो इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा एक, तो इंड्यूस की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस पर है, और इसकी वजह से भी पोटेंशियल यहां पर उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस पर है। तो ये तो कैंसिल आउट ही कर देगा एक दूसरे को। ये कंडक्टर की सरफेस कैसी होती है? इक्वी पोटेंशियल। तो जितना ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है उतना ही ये नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, तो इसकी वजह से तो कैंसिल ही हो गया, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज इंक्रीज करने से खुद का चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पर पोटेंशियल खुद की वजह से आ रहा है क्या? खुद की वजह से थोड़ी ना आ रहा है। अगर मैं सेंटर पे पोटेंशियल लिखूंगा तो इसकी वजह से तो आएगा ही नहीं, और इनकी वजह से तो आपस में क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ये आंसर है। और एस ऑप्शन की बात करोगे तो फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस इनसाइड द कैविटी चेंजेस नहीं करेगा भाई। सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? 0। ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद रेस निकालो बेटा। ऑप्शन में आर भी दे रखा है क्या? एक बार रीड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड सरफेस। अच्छा, सिर्फ आउटर की बात कर रहा है, इधर देखो, ओवरऑल पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा। आर ऑप्शन में सिर्फ आउटर चार्जेस की बात कर रहा है, मतलब पूरे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी और इसकी बात कर रहा है। तब तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालूंगा तो ये वाला चार्ज बढ़ गया तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल भी बढ़ गया, लेकिन नेट पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो पहले कॉपी निकालो फिर करते हैं उसको लास्ट में, लास्ट के 15 मिनट में कर ले। लास्ट क्लास में कहां तक कंप्लीट कर लिया था बेटा? वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रोटेशन। ये हटा दोगे बेटा, है ना? इधर बेटा सब लोग दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, फिर आगे की तरफ चलेंगे। हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन में हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर किए हैं। 2 लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या सीखा?
हमने बोला कि पूरे यूनिवर्स में जिस तरह से वो नेचुरल जो फोर्सेस होती हैं वो एक ही फिनोमिना को फॉलो करती है। जैसा काम है ना, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, यानी छोटे छोटे से एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में कूलाम फोर्स लगता है, तो कूलाम फोर्स जिस तरह से एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसी तरह से, यानी नेचर में जैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम होता है, मैक्रोस्कोपिक पे भी वैसे ही होता है। कूलाम्स लॉ एक नेचुरल फोर्स है, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ग्रेविटेशनल भी कैसा है, नेचुरल फोर्स है, ये भी किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्लियर हो रही बात है, दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं। अगर हम बात करें तो एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट आता है कि अच्छा ये मास और चार्ज दोनों किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की। मैटर का मतलब सब्सटेंस, है ना। तो एक ऐसा स्टेटमेंट आता है कि चार्ज मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सही बात है ना। कोई भी बॉडी है उसपे मास है तो जरूरी नहीं है ना चार्ज हो, न्यूट्रल हो सकती है। लेकिन अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उसका मास तो होगा ही होगा। क्लियर है, क्योंकि चार्ज को कैरी करने के लिए उसके पास मास होना जरूरी है। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही। तो मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक और पॉइंट आता है, जो मास होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता, मास एक रिलेटिव टर्म है, स्पीड के साथ चेंज होता है, ठीक है। लेकिन जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करा दूं तो उसके मास में वेरिएशन आ जाएगा, लेकिन चार्ज में कभी भी वेरिएशन नहीं आता। फिर हमने बोला कि यार कूलाम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों आर सेपरेशन पर रखे हैं, और मैंने इस पूरे सेटअप को पानी में डाल दिया किसी दूसरे मीडियम में, तो क्या कूलाम फोर्स चेंज हो जाता है क्या, नहीं होता। नेट फोर्स चेंज होता है, कूलाम फोर्स चेंज नहीं होता। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं एक पार्टिकल हूं और धरती माता एक दूसरा पार्टिकल है, तो धरती माता जो मुझ पे फोर्स लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इस एनवायरमेंट के बाकी सारे फोर्सेस से या इस एनवायरमेंट के मीडियम से कैसा है, इंडिपेंडेंट। हवा है, नहीं है, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, वो फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सराउंडिंग के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे धरती माता हम पे जो फोर्स लगाती है दैट इज एमजी। चाहे पार्टिकल को आप वैक्यूम में फेंको, चाहे पार्टिकल को किसी भी एयर रेजिस्टिव मीडियम में फेंको, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबको समझ में आ रही बात। फिर हमने बोला था कि यार देखो फील्ड की बात करें तो जिस तरह से एक चार्ज पार्टिकल अपनी सराउंडिंग में फील्ड जनरेट करता है, इसी तरह से एक मास पार्टिकल भी अपनी सराउंडिंग में क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये कहां तक फैला होता है, इनफाइनाइट तक। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड की एक खासियत होती है कि ये हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, यानी हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी लगेगा, इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी होगी। फिर हमने बोला कि अगर मैं इसको पूरा लिंक करना चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, कभी भी स्केलर होगा तो के को किससे रिप्लेस कर दोगे, माइनस के जी से, और वेक्टर होगा तो सिर्फ जी से रिप्लेस कर दोगे। सही बात है। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू जी। तो 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई जी, या माइनस का 4 पाई जी, वो डिपेंड करता है स्केलर है या वेक्टर है। फिर मैंने एक और पॉइंट बताया था आपको कि यार गॉस लॉ भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से चार्जेस के लिए गॉस लॉ डिफाइंड होता है, इसी तरह से मासेस के लिए भी गॉस लॉ डिफाइन होता है। तो हम सारे के सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के, पोटेंशियल के, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े, वो सारे के सारे फॉर्मूले हम ग्रेविटेशन में भी यूज कर सकते हैं, और हमने चेंज भी किए, बहुत सारे फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए। सबको समझ में आया। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया कि ग्रेविटी को 3 तरीके से वेरी किया जा सकता है, विद द हाइट, विद द डेप्थ और विद द रोटेशन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि रोटेशन की वजह से इफेक्ट तभी आएगा जब मैं धरती के कांटेक्ट में रहूंगा। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहां से फेंका क्विंग करके ऐसे ना 2 मीटर पर सेकंड से, ये बताओ कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा विद द हाइट तो ग्रेविटी चेंज होगी, क्या अर्थ के रोटेशन की वजह से भी होगी क्या, नहीं होगी, कांटेक्ट में ही नहीं है। आप ऐसे सोचो, मैं अगर अर्थ के कांटेक्ट में नहीं हूं तो अर्थ घूम रही है या नहीं घूम रही है, मुझे क्या लेना देना, है ना। रोटेशन का फर्क तब आएगा जब मैं अर्थ के ऊपर हूं, क्योंकि तब क्या होगा, अर्थ घूमेगी और उसके साथ मैं भी घूमूंगा। हम स्टेशनरी थोड़ी हैं, हम सब घूम रहे हैं बहुत तेजी से, ठीक है।
हम स्टेशनरी नहीं है। अगर सडनली अर्थ रुक जाएगी ना तो दिक्कत है ना, इनर्शिया। क्योंकि अर्थ बहुत स्लोली नहीं घूम रही है, बहुत तेज घूम रही है। और अगर मान लो किसी भी ताकत से थैनोस अगर इसको रोक दे किसी भी तरह से, है ना, ठीक है, चुटकी बजा के, है ना, तो हम पे इतना ज्यादा एकदम हमारा इनर्शिया इतना ज्यादा होगा कि हो सकता है कि हम जिस डायरेक्शन में हम पे पहले फोर्स लग रहा था हम उसी डायरेक्शन में उड़ते हुए चले जाएं। ठीक है, तो हम इस प्लेनेट को छोड़ के भी कहीं भाग सकते हैं, है ना। तो हम जो रुके हुए हैं ना, अच्छा हमें ऐसा फील क्यों नहीं होता कि हम घूम रहे हैं? मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जब आप लिफ्ट के अंदर होते हो, आप ऐसे सोचो, आप जब लिफ्ट के अंदर होते हो और एक ऐसी लिफ्ट बनाई है जिसमें आपको कहीं ना उसका साउंड सुनाई दे रहा है, यानी बाहर का या फिर उसके किसी भी मैकेनिज्म का कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा, है ना। लिफ्ट इतनी स्लोली, इतनी ऐसे इस तरीके से, मतलब इतनी स्मूथली चल रही है कि आपको वो फील ही नहीं हो रहा कि ऐसा कोई मूवमेंट है। तो अंदर आपको क्या लगेगा कई बार कि लिफ्ट रुकी हुई है ना, लिफ्ट क्या हुई है, रुकी हुई है। जैसे अगर आप जैसे यहाँ तो कि इंडिया में तो ऐसी लिफ्ट जनरली होती नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो फॉरेन में जो लिफ्ट, इंडिया में भी अगर आप अच्छी सिटीज की बात करोगे तो वहां पे मिल जाएगी, लेकिन बाहर काफी जो टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं, जैसे अगर आप मान लो बुर्ज खलीफा की बात कर लो, है ना, तो वो जो लिफ्ट लगी हुई है वो बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट मूविंग लिफ्ट है वो, क्योंकि 800 मीटर की वो एक इमारत है, लगभग 1 किलोमीटर हो गया, है ना। उसकी जो बिल्डिंग है ना, उसका जो अपर मोस्ट पॉइंट है वो 1 मीटर का स्वे लेता है, स्विंग। वो बिल्डिंग जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो ऐसे स्विंग करती है। और उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो 1 मीटर का स्विंग लेता है, लेकिन वो स्विंग दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर आप एंगल को कैलकुलेट करोगे तो ये हुआ 800 और ये हुआ 1, तो tan थीटा निकालोगे ना तो 1/800, तो जो एंगल है वो बहुत कम होगा, तो इतना हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता। अच्छा, ऐसा हम क्यों बना रहे हैं कि यार ऐसे स्विंग ले रही है ना। हम जो उसमें ट्रस वगैरह या फिर हम आरसीसी जो यूज करते हैं वो ऐसा लेते हैं जिसका जो अच्छा लोड बियर कर सके, और अच्छा लोड बियर वही कर सकता है जो बहुत ज्यादा रिजिड ना हो। रिजिड जो चीज होगी ना वो जल्दी टूट जाती है, ठीक है, और जो फ्लेक्सिबल चीज होती है वो जल्दी नहीं टूटती, ये ध्यान रखना। जैसे अगर मान लो आपके पास एक फोम का डस्टर है और ये एक वुडन डस्टर है, अगर मैं इसको एक कंप्रेसर में लगा दूंगा इसको ऐसे, है ना, तो हाइड्रोलिक कंप्रेसर में अगर फिट करते हैं इसको, तो ये तो फटाक से टूट जाएगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, ये तो रेजिस्ट करेगा मशीन को, लेकिन औकात है नहीं, है ना, तो थोड़े से ही फोर्स से टूट जाएगा। लेकिन जो मोल्ड हो सकता है, अगर मैं फोम का डस्टर लगाता, रुई का डस्टर लगा देता इसकी बजाय, तो वो कंप्रेस करता जाता, वो होता जाता, तो उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता। क्लियर हो रही बात यहां तक? तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन में बात की थी कि यार जो वेरिएशन होगा विद द हाइट और विद द डेप्थ और विद द रोटेशन होगा, तो ये ध्यान रखना रोटेशन के साथ तभी होगा जब आप अर्थ के कांटेक्ट में हो। अगर आप अर्थ के कांटेक्ट में नहीं हो तो दो ही तरह से हो सकता है, विद द हाइट और विद द डेप्थ। अगला पॉइंट, जब हम हाइट की बात कर रहे थे तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आया था, दैट इज ग्रेविटी विद द हाइट वेरी जो करती है वो होती है g अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर। जी द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, उसकी वैल्यू थी gm/r², इसी को हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। इसमें हमने कोई भी अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया। फिर मैंने बोला कि यार अगर मैं अप्रोक्सीमेशन यूज करूं तो हमारे पास g की वैल्यू कितनी आई थी, g × 1 - 2h/r, और इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया था, परसेंटेज चेंज कितना आया था, माइनस का 2h/r × 100। फिर हम विद द डेप्थ गए और विद द डेप्थ हमने फॉर्मूला निकाला g × 1 - h/r, और हमने बोला यहां पर भी हमने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज, तो याद रखना कि जब हम ऊपर जाते हैं तो वहां पर तो अप्रोक्सीमेशन यूज हो जाता है, लेकिन जब हम अंदर की तरफ निकालते हैं तो कोई अप्रोक्सीमेशन को यूज नहीं करते। फिर मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराया था कि अगर मान लो मैं अर्थ सरफेस से 63 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं या नीचे चला जाऊं, तो जो वेरिएशन होगा किसमें ज्यादा होगा, ऊपर जाने में। ऊपर जाने में डबल रेट से कम होगी ग्रेविटी, क्योंकि वहां पर माइनस का 2h/r × 100 आ रहा है और यहाँ पर माइनस का h/r × 100 आ रहा है। फिर हमने ग्रेविटी की बात की और ग्रेविटी के केस में हम लोगों ने निकाला कि जो अपरेंट वेट होता है, देखो कोई भी जो वेइंग मशीन होती है वो एक्चुअली हम कभी भी अपने मास को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। जैसे मैं अपना मास कैसे कैलकुलेट करता हूँ, कोई बॉडी कितने केजी की है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे,
आप नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हो और उसको अर्थ की ग्रेविटी से डिवाइड कर देते हो, तो अर्थ की ग्रेविटी की जो वैल्यू है अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होगी, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग होगी, तो आपके मास की वैल्यू भी अलग अलग आ जाएगी। यानी एक्यूरेट आपका कितना मास है ये आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। देखो दुनिया में ना आप कोई भी चीज है ना कभी भी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। जैसे ये मान लो डस्टर है, मैं बोलूं कि यार ये कितने का है, मेजर करके बताओ, आपने बोला सर 10 सेंटीमीटर का है, तो आपने किसी ना किसी स्केल से मेजर किया होगा ना, और उस स्केल को भी किसी ना किसी स्केल से बनाया होगा, और जिस स्केल से है उसको भी किसी ना किसी दूसरे स्केल से बनाया होगा। हर बार कोई ना कोई रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर, कुछ ना कुछ तो आई हुई परफेक्टली। आपको कैसे पता चला वो स्केल 10 सेंटीमीटर का था, उसको भी किसी दूसरे से स्केल से बनाया। आपको कैसे पता चला वो दूसरा स्केल 10 सेंटीमीटर का था? तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें एक्चुअल लेंथ पता नहीं है। हम कैसे पता लगाते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, वो आगे अपने को पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, एरर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एक्यूरेट वैल्यू को। ये होता है डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज, दोनों में क्या वर्ड में अंतर है ना। तो यहां पर हम लोगों ने ग्रेविटी की बात कर ली, और ग्रेविटी के साथ हमारे पास आंसर कितना आया था, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कैलकुलेट कर लिया था ना, और मैंने, अच्छा ओहो मैं आगे चला गया, थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अच्छा, बस रोटेशन ये डायग्राम बनाया था अभी तो, ठीक है ठीक है। चलो समझ गए बेटा पहले। अब इसको हम कैसे समझेंगे, बात ध्यान से सुनना। ये मैंने अर्थ बना दिया, अर्थ का मास कितना m, रेडियस कितनी r, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और इक्वेटर से थीटा एंगल पर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, दिख रहा हूं आपको बढ़िया से, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक वेइंग मशीन लगा दी। ये वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी, नॉर्मल रिएक्शन जो मैं इस मशीन पे लगाऊंगा, क्योंकि जितना नॉर्मल रिएक्शन में मशीन पे लगाऊंगा मशीन भी मुझ पे उतना ही नॉर्मल लगाएगी। अब मेरा एफबीडी बनाओ कि यहाँ पर अगर आप मेरा एफबीडी बनाओगे तो मेरे पे कितने फोर्सेस लगेंगे, टोटल टोटल कितने फोर्स लगेंगे, 3 लगेंगे। 2 भी लग सकते हैं और 3 भी, वो डिपेंड करता है कि आप इनर्शियल फ्रेम में एफबीडी बना रहे हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में बना रहे हो। बात ध्यान से सुनना। एक तो नॉर्मल लगेगा जो ये सरफेस लगाएगी, नॉर्मल कैसा लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। एक mg फोर्स लगेगा जो धरती माता लगाएंगी, mg का लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे, है ना, सेंटर की तरफ लगेगा, इधर लगे m इंटू जी, सही बात है ना, नीचे नहीं लगेगा, धरती के सेंटर की तरफ लगेगा। अब एक फोर्स और बचा, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं धरती की बात करूं तो धरती रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट ओमेगा, तो अगर कांस्टेंट ओमेगा से धरती घूम भी रही है तो भी उसके पास एक एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर। और किसी भी चीज के पास अगर एक्सेलरेशन होता है तो वो उस चीज कैसी होती है, नॉन इनर्शियल। तो अगर मैं धरती के फ्रेम में जाऊंगा यानी अर्थ के फ्रेम में जाऊंगा तो मुझे अर्थ को रोकना पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट पे लगाना पड़ेगा एक सूडो फोर्स। इस केस में हम उस सूडो फोर्स को एक नया नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा, सेंटर से अवे। क्योंकि सूडो फोर्स की यही कंडीशन होती है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। एसी की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो कहां लगेगा, उसके अपोजिट। अपोजिट का मतलब किधर लगेगा, बता सकते हो क्या, मैं समझाता हूं। जिस सर्किल पर आप घूम रहे होते हो उस सर्किल के सेंटर से अवे लगता है। ये बताओ, ये जो आदमी है, यानी ये जो आदमी है, ये इसी सर्किल पे तो घूम रहा होगा, तो इस सर्किल का सेंटर कौन सा हो गया, ये वाला, इससे अवे। और कितना लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बता सकते हो बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर होता है उस सर्किल की रेडियस जिसपे आप घूम रहे हो।
तो ये आ जाएगा। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। क्या मैं नॉर्मल के अलोंग सारे कंपोनेंट को बैलेंस कर सकता हूँ क्या? क्योंकि और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट को बैलेंस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। किसको बैलेंस करेगा? mg को। पहले बात को ध्यान से सुनना है ना। क्या मैं यहां से नॉर्मल निकाल सकता हूं क्या? दिस इज mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। क्या मैं स्मॉल r को कैपिटल R की टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? इस ट्रायंगल से देखो, यहां से अगर मैं cos थीटा लिखूंगा, ये स्मॉल r है तो ये भी, ये तो cos थीटा इज स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो यहां पर आ जाएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर। r की जगह बोलो कितना आएगा? r। यहां पर क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। दैट इज नॉर्मल। ये आ जाएगा। बात ध्यान सुना, ये नॉर्मल क्या है? ये वो नॉर्मल की वैल्यू है जो मुझे मशीन रीड करके देगी। मशीन बोलेगी कि आपका वेट अब mg नहीं है, आपका वेट कितना है? mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। मशीन ये बोलेगी कि इतना वेट है आपका। तो वेट ज्यादा बता रही है कि कम बता रही है? कम बता रही है। इस वेट को जो मशीन रीड करके दे रही है, क्या मेरा एक्चुअल वेट है क्या? एक्चुअल तो mg है। इस वेट को हम बोलते हैं अपरेंट वेट। और इस अपरेंट वेट को मैं लिख रहा हूं m इंटू जी इफेक्टिव से। क्या मैं यहां से जी इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा बेटा? जी इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। नोट करो बेटा इसमें। तो हम ऐसे बोल सकते, एक सेकंड कंप्लीट कर लेता हूं। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो ग्रेविटी में वेरिएशन आता है, जो ग्रेविटी आती है उसका फॉर्मूला कितना आता है? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। हाँ बेटा बोलो। हाँ बिल्कुल, उसको फ्रिक्शन बैलेंस कर लेंगे। अगर मैं बात करूं एट इक्वेटर, अच्छा इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, है ना? तो इक्वेटर की बात करोगे तो इक्वेटर पे थीटा 0 हो जाएगा। और ग्रेविटी की वैल्यू मेरे पास जी इफेक्टिव का फॉर्मूला कितना आएगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। पोल्स पे कितनी होगी वैल्यू? पोल्स पे थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा इधर देखो एक बार, अगर मैं पोल्स पे गया तो थीटा 90, कॉस 90 कितना? 0। तो जी इफेक्टिव किसके बराबर आ जाएगा? जी के। अब सब लोग इधर देखो एक बार, थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं। जनरल फॉर्मूला सबको याद हो गया? बोलो। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। पहला पॉइंट, वैल्यू हमेशा ग्रेविटी से ज्यादा आएगी या कम आएगी? मतलब वेट जो है आपका एक्चुअल वेट से ज्यादा मिलेगा, कम? कम मिलेगा। सबसे कम वेट कहां पर मिलेगा? इक्वेटर पे, क्योंकि वहां पर कॉस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा माइनस करोगे आप, तो इक्वेटर पे वेट आपका सबसे कम होगा। एग्जैक्ट वेट आपको कहां पर मिलेगा? पोल्स पे। पोल्स पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मुझे अपना एक्यूरेट वेट को मेजर करना है तो मुझे कहां पर जाना पड़ेगा? पोल्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे जिंदा रहे या ना रहे, वेट तो एक्चुअली एक्चुअल मेजर हो जाएगा। सबको बात आ रही है? समझ में आता है? इसी में अगर परसेंटेज वेरिएशन की बात करें, तो परसेंटेज वेरिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? जी फाइनल माइनस जी इनिशियल अपॉन जी इनिशियल इनटू 100।
तो जी फाइनल आया आपके पास जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इनिशियल इज जी अपॉन जी इंटू 100। ये बनेगा आपके पास मैं बोल सकता हूँ पोल्स पे जो ग्रेविटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होगी वो कैसी होगी, मिनिमम। हाँ जी बेटा, बहुत कम आती है। चल ओमेगा भी तो है ना, जो आप कैलकुलेट करते ना, एक बार आप कैलकुलेट करने की कोशिश करना। अब इधर देखो बहुत आसानी से, अगर मैं इधर देखो, इसने ये पूछा है, सब लोग इधर देखो, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। ओमेगा की वैल्यू मैंने आपको निकालना कल ही बताया, अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन, तो दिस इज 2 पाई अपॉन 24 आवर्स लगते हैं, तो 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू आर 6400 किलोमीटर। अच्छा बिल्कुल, हाँ इसका इंटू आर, आर कितना है बेटा 6400 किलोमीटर, यानी इंटू 10⁻³ इंटू कॉस स्क्वायर। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू बहुत कम आएगी। अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता देता हूँ, शायद 0.2% आता है टोटल ग्रेविटी, है ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक बार आप कैलकुलेट कर लेना फिर भी। लगभग कितना आता है, 0.2% ऑफ द ग्रेविटी, कुछ ऐसा है। एग्जैक्टली एक बार देख लेना, नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे उसको ना कितना आता है। इसको नोट करो, और नेक्स्ट हेडिंग आएगी अपने पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है क्या, है ना, पढ़ा होगा ना। सेम देखो यहां से, इधर देखो एक बार सुनो, एक तरह से ये पहला अध्याय जो है ना ग्रेविटेशन का, जो सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैट था, वो खत्म हुआ। अब यहाँ से दूसरा अध्याय, मतलब कुछ नई चीजें सीखेंगे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में नहीं सीखी। अब हम बात करेंगे सैटेलाइट मोशन की, कि अगर किसी भी प्लेनेट के अबाउट सैटेलाइट, जैसे अर्थ के अबाउट जो भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें, या फिर अपन नेचुरल मतलब मून की बात करें, या फिर अपन किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो की चीज, देखो हर एक सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूमता है। चलो देखो एक बात ध्यान से सुनना, फिर नोट कर लेना, कॉपी पेन छोड़ दो आराम से। जैसे मान लो ये अर्थ है, इसको अर्थ की तरह एज्यूम कर लेता हूँ। हर एक सैटेलाइट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है, पहला पॉइंट। हमें क्या लगता है कि जो ऑर्बिट है वो हमेशा सर्कुलर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली दो तरह के ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है, आइदर वो सर्कुलर हो सकता है या वो इलिप्टिकल हो सकता है। इलिप्टिकल भी दो तरह के होते हैं, एक तो ये वाला इलिप्स, मतलब ये अगर मान लो वर्टिकल इलिप्स, और एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो ये वर्टिकल इलिप्स भी हो सकता है और ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स भी हो सकता है। जैसे अर्थ का सन के अबाउट रोटेशन, ये एक इलिप्टिकल पाथ है ना, अर्थ का सन के अबाउट जो रोटेशन है वो एक इलिप्टिकल पाथ है, जिसमें जो सन होता है वो कहां पर होता है, फोकस पे होता है, वो काय पे होता है। क्लियर हुई बात बेटा। अब लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे सैटेलाइट ऐसे भी होते हैं जो कैसे पाथ पर घूमते हैं, सर्कुलर। कैसे पाथ पर घूमते हैं, सर्कुलर। तो पहला पॉइंट कि कभी भी आपसे ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करें, तो आपको अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो आपको पाथ हमेशा कैसा अज्यूम करना है, सर्कुलर। कैसा पाथ अज्यूम करना है, सर्कुलर। और दूसरा पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऑर्बिटल वेलोसिटी का, तो इसका सॉल्व करने का एक बिल्कुल फिक्स तरीका है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पार्टिकल को या किसी भी सैटेलाइट को अगर मुझे सर्कुलर पाथ पर घुमाना है, तो सर्कुलर पाथ पर घुमाने के लिए
जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा, यहां पर कौन सा फोर्स होगा, वो ग्रेविटेशन, वही मुझे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। दोबारा से बोल रहा हूं, कभी भी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। बड़ा सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन हो 101%, आपको सिर्फ करना क्या है, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर तो वी आ जाएगा, और वही वी क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है, यहां तक नोट करो। अब लिखो नेक्स्ट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको बता दोगे बेटा? अच्छा, सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी से पहले एक टर्म आएगा ऑर्बिटल रेडियस। इस केस में बता सकते हैं ये ऑर्बिटल रेडियस कितना है, स्मॉल आर। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। ऑर्बिटल रेडियस हमेशा सेंटर टू सेंटर मेजर होता है, ये ध्यान रखना, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस कितनी है r2, तो ऑर्बिटल रेडियस कहां से कहां तक बनेगी, इसके सेंटर से सैटेलाइट के सेंटर। ये मेरे पास जो r होगा, इस r को मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास ये कौन सा रहेगा, दिस इज नोन एज ऑर्बिटल रेडियस। सही बात है। अब सब लोग इधर देखो, जैसे मान लो ये मैंने अर्थ मान लिया, एम ई लिख दिया, दिस इज मास ऑफ द अर्थ। अर्थ की रेडियस कितनी है, आर। एक सैटेलाइट है जो स्मॉल आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी से, वी नॉट से। तो इसी वी नॉट को मैं कौन सी वेलोसिटी बोलूंगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर मुझे कैलकुलेट करना है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसको इस सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, इस केस में कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, ग्रेविटेशन। तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूं नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एम वी कितना, वी नॉट स्क्वायर बाय स्मॉल आर। सबको समझ में आया स्मॉल आर क्यों लिखा। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो कितना आएगा, जी एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर। ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से आपके पास वी नॉट की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ जी एम ई बाय आर। क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे किसी भी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में घुमाना है तो मुझे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, अंडर रूट ऑफ जी एम ई बाय आर। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम ई किसका मास है, मास ऑफ द प्लेनेट। क्या ये सैटेलाइट का मास है क्या, नहीं। तो पहला पॉइंट कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती, वो दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो जो प्लेनेट है उसका मास, और दोनों के बीच की सेपरेशन यानी ऑर्बिटल रेडियस। अगर मैं अर्थ सरफेस की बात करता, जैसे अगर मान लो मैं बोलना चाहता हूं कि अगर मान लो कोई भी पार्टिकल है या कोई भी सैटेलाइट है जो अर्थ के नियरर घूम रहा है, अर्थ के नियरर घूम रहा है, तो यहां पर स्मॉल आर की जगह कितना आ जाएगा, कैपिटल आर। ठीक है, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि जी की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ द अर्थ हमें पता होता है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ हमें पता होता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, शायद 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी सैटेलाइट को अर्थ के नियरर रिवॉल्व कराना है, अर्थ के अबाउट कितनी रेडियस की सर्किल में, कैपिटल आर।
तो उसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? 8 किलोमीटर पर सेकेंड क्लियर हो गया बेटा यहां तक? है ना, इसको नोट करो पहले यहां तक। हाँ, मतलब इतनी वेलोसिटी उस ऑर्बिट में, अगर मुझे जैसे मान लो मैं यहां से आर रेडियस के ऑर्बिट में इसको घुमाना चाहता हूं, ठीक है, कि ऑब्वियसली बात है आप वेलोसिटी दोगे तो जरूरी नहीं कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना चालू कर दे। ऐसा थोड़ी मैं कितनी भी वेलोसिटी दूं और वो सर्कुलर पाथ पे घूमना चालू कर देगा, वो जरूरी नहीं है। मुझे इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी तभी ये सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, घूमेगा। इससे ज्यादा वेलोसिटी दे दूंगा तो ये सर्कुलर ऑर्बिट को छोड़ सकता है, हो सकता है इलिप्टिकल पाथ पर आ जाए। हो सकता है इससे और ज्यादा वेलोसिटी दे दूंगा तो वो वेलोसिटी हो सकता है किसके बराबर हो जाए, एस्केप वेलोसिटी के बराबर। हो सकता है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के भाग जाए। ठीक है, तो मुझे जब मैं इतनी वेलोसिटी दूंगा तभी ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। सबको बढ़िया से क्लियर हुई बात बेटा? इसको नोट करो। नेक्स्ट आता है एस्केप वेलोसिटी पर। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है? एस्केप का मतलब भाग जाना, ठीक है। तो हमें सैटेलाइट को फ्री करना है। कहां से फ्री करना है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नोट करते चलो, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, ओ भाई कोरोना, है ना, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप a satellite from Earth's gravitational field. The minimum velocity required. अच्छा, इसका देखो मैं मतलब समझाता हूं आपको। ये मिनिमम वेलोसिटी है कि कम से कम आपको इतनी वेलोसिटी तो देनी ही पड़ेगी। इससे कम दोगे तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री नहीं होगा। इससे ज्यादा हो दोगे तो हो जाएगा, इतने पर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मिनिमम वेलोसिटी है। अगर इससे कम दोगे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को नहीं छोड़ेगा, दोबारा से वापस कहां पर आ जाएगा, अर्थ पर आ जाएगा। जैसे इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये हटा दोगे बेटा? सब लोग इधर देखो। जैसे मान लो कि ये अर्थ दे रखी है, अर्थ की रेडियस कितनी है, आर, ठीक है। मान लो मैं अर्थ की सरफेस से यहां से एक सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, कितनी वेलोसिटी से, वीएस। वीएस का मतलब कौन सी वेलोसिटी हो गई, एस्केप वेलोसिटी। कितने एंगल पर, मान लेते हैं एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है। और मुझे इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री करना है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री करना है तो मुझे इसको कहां तक ले जाना पड़ेगा? हाँ हाँ, इनफाइनाइट। क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड तो कहां तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट तक। तो मुझे कहां तक ले जाना पड़ेगा इसको, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है, मुझे उतनी दूरी पर ले जाना पड़ेगा जिससे इसमें, अर्थ में और इसमें कोई भी इंटरेक्शन ना हो। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। इनफाइनाइट में चला गया ना, तो पोटेंशियल कितना हुआ, जीरो। अच्छा, अगर मैं जैसे इसको दूर फेंकूंगा तो अर्थ तो इसको अपनी तरफ खींचेगी और ये इधर जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम होते 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 मैंने सिर्फ इसको इतनी सी वेलोसिटी दी है, मिनिमम वेलोसिटी दी है, कि जिससे ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, फ्री। तो ये जैसे ही यहां पर पहुंचेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जानी चाहिए, जीरो। तो मैंने सिर्फ इतनी सी वेलोसिटी दी कि ये कहां पर पहुंच गया, इनफाइनाइट पे, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री हो गया। और जैसे ही फ्री हुआ इसकी पोटेंशियल भी खत्म हो गई और काइनेटिक भी खत्म हो गई। अगर मैं इससे ज्यादा देता तो
तो काइनेटिक खत्म नहीं होती है ना, तो हमें तो मिनिमम निकालना है ना। तो ये आ गया। अब कैसे कैलकुलेट करें इसको, ये मेरी इनिशियल कंडीशन थी और ये मेरी फाइनल कंडीशन है। मैं इन दोनों के बीच में क्या अप्लाई कर दूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कभी भी हमारे पास चॉइस हो आइदर वर्क एनर्जी थ्योरम या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल। सब लोग देखो मुझे बताते चलना, इनिशियली कितनी होगी, इनिशियली काइनेटिक कितनी, हाफ एम वी एस स्क्वायर। अच्छा ये एंगल मैंने इसलिए लिया जिससे मैं आपको ये प्रूफ कर सकूं कि कितने भी एंगल पर आप प्रोजेक्ट करो, एंगल का कोई लेना देना नहीं है। हाफ एम वी एस स्क्वायर। इनिशियली पोटेंशियल बता सकते हो क्या, इन दोनों में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल निकाल दो, बोलो माइनस का जी एम बाय आर, और उसको इसके मास से मल्टीप्लाई कर। सही बात है, अरे सरफेस पे पोटेंशियल, ठीक है। फाइनली काइनेटिक भी कितनी और पोटेंशियल भी कितनी, जीरो, आ गया आंसर। तो अगर मैं एस के वेलोसिटी निकालूंगा तो आपके पास वी एस आ जाएगा अंडर ऑफ 2 जी एम बाय आर। सब लोग देखो पहले छपाई अभी कर लेना, थोड़ा सा समराइज करते हैं। इस पार्टिकल को मैंने कहां से फेंका है, अर्थ की सरफेस से। तो अगर मैं अर्थ की सरफेस से फेंकूंगा तो मुझे कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, अंडर ऑफ 2 जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ द अर्थ। अगेन यहां पर भी सैटेलाइट के या पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करता, आर रेडियस आ जाएगा। सही बात है। अगर मान लो अर्थ की सरफेस से नहीं फेंकता, जैसे मान लो किसी दूसरे ऑर्बिट से फेंकता, जैसे मान लो यहां से फेंकता अर्थ की सरफेस से आर डिस्टेंस, और मैं आपसे उल्टा बताऊं यार यहां पर वी एस कितना होगा, तो कितना फर्क आता है, बस कितना आता, सही बोल रहे हो, अंडर ऑफ 2 जी एम बाय स्मॉल आर। उसमें रेडियस ऑफ अर्थ की जगह क्या आ जाता है आपके पास, ऑर्बिटल रेडियस आ जाता है। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है। तो इधर देखो सब लोग, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, दिस इज √2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ जी एम बाय आर, दिखा है क्या पहले, क्या है वी नॉट। सबको बात आ रही समझ में। तो मैं एस के वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूं क्या, एस के वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस के वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अब बात ध्यान सुना, अगर मान लो मैं एक सैटेलाइट हूं और मैं आराम से घूम रहा हूं मस्ती से वी नॉट वेलोसिटी से एक ऑर्बिट में, अगर आप मेरी वेलोसिटी को √2 टाइम से बढ़ा दोगे तो मैं उस ऑर्बिट को छोड़ के भाग जाऊंगा, कहां पर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब इतनी दूर जहां पर अर्थ का कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात बेटा, याद है, इसको नोट करो और एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। So find out percentage increase in orbital velocity of a satellite orbital velocity and kinetic energy of a satellite such that it escape from Earth gravitational field। कितना आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करो। ये लिखा है बेटा, फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट such that it escape from the earth gravitational field।
परसेंटेज में आंसर देना। कैसे कैलकुलेट करेंगे सब लोग इधर देखो, मुझे बता सकते हो पहले वी इनिशियल इसका किसके बराबर था? वी नॉट, ऑर्बिट में घूम रहा था, है ना। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मुझे एस्केप वेलोसिटी के बराबर करनी है, तभी तो ये एस्केप करेगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रूट टू वी नॉट। मैंने आपसे परसेंटेज इंक्रीज पूछा, तो परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल इंटू 100। फाइनल बोलो कितना? रूट टू वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू 100, ये आएगा रूट टू माइनस 1 इंटू 100, ये आएगा। रूट टू होता है 1.414 माइनस 1 इंटू 100, ये बनेगा 41.4%। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसको वैसे याद भी रख सकते हो डाटा को, कि अगर मैं 41.4% से ऑर्बिटल वेलोसिटी को बढ़ा दूंगा तो पार्टिकल अपने ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के कहां पर चला जाएगा? इनफाइनाइट, या उसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? एस्केप वेलोसिटी। इसी तरह से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूं तो बताओ कितना आंसर है? 100%। है ना। जैसे अगर देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनल अभी जीरो नहीं होगी ना, फाइनल कितनी होगी? हाफ एम, बिल्कुल, रूट टू वी नॉट स्क्वायर। मैं जब इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं यहां से यहां आया हूं ना, सही बात है, पक्का। तो ये कितना बनेगा बेटा आपके पास? एम वी नॉट स्क्वायर, सही है। तो पहले हाफ एम वी नॉट स्क्वायर थी, अब कितनी हो गई? एम वी नॉट स्क्वायर, ये डबल हो गई। तो अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 100% आ जाएगा, निकाल भी सकते हो आप। दैट इज परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां लिख देता हूं, अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। ये 100% ही है ना। इसमें गलती हो जाती है, ये चीज का ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे बोलूं, ये बात ध्यान से ना, किसी भी क्वांटिटी को मैंने 300% से बढ़ाया, बताओ वो कितने गुना हो गई? 4 गुना हो गई। ये हमेशा ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलत हो जाता है ना। ये बहुत छोटी सी लग रही है चीज बात, लेकिन ये ऐसे सारे के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी चीज को अगर मैंने 900% से इंक्रीज किया, 900% किया वो अलग चीज है, वो 9 गुना होगा। लेकिन अगर मैंने 900% से इंक्रीज किया तो 9 गुना तो बढ़ गया, और 1 गुना पहले ही था, तो कितना हो गया? 10 गुना, 10 टाइम्स हो गया। तो ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर अगर ये ना 100% से ये वैल्यू बढ़ गई, मतलब डबल हो गई, तो डबल आई तो रहा है। पहले कितना था? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, अब कितना हो गया? एम वी नॉट स्क्वायर। सबको क्लियर है बेटा? यहाँ तक इसको नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसको हटा दो क्या? नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये जो फॉर्मूला आएगा आपको देख के पुरानी चीजें थोड़ी सी याद आ जाएंगी, क्योंकि
ये आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने बोर मॉडल में पढ़ा, अगर याद होगा तो। ये वर्ड है ना, हाँ हाँ बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला। सब लोग इधर देखो बेटा, है ना, इसी के फुसफुस आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पर आपको एक प्लेनेट दे रखा है, सोलो बात ध्यान से सुनना। इसका मास कितना, बहुत ही सिंपल सिंपल से पॉइंट चल रहा है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का, बस ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन रिजल्ट्स पे आप अगर आप शीट भी देखोगे ना ग्रेविटेशन की, जब अपन 2-3 दिन शीट स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा कि मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, शीट बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रो में ही जोर लग रहा है, इलेक्ट्रो में ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए दिए हैं जिससे आपको आगे समस्या ना हो, क्योंकि वो बेस है ना। इस लाइक जैसे मैकेनिक्स का बेस जो होता है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन होता है, वहीं से अगर वो जिसको नहीं आता वो आगे की मैकेनिक्स नहीं समझ सकता। सेम चीज अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रो बेस है, तो उसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट हमें आगे मिलेगा। आपको बहुत आसान, आप ग्रेविटेशन की शीट करोगे आपको बहुत आसान लगेगा, मतलब इलेक्ट्रो का 1/10 लगेगा, इतना आसान आपको लगेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं, हर साल एक दो क्वेश्चंस आते हैं। और आप जेई मेंस और जेई एडवांस भी देखोगे तो बहुत बेसिक डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास अर्थ हो गई और ये एक सैटेलाइट है जो कितनी ऑर्बिटल रेडियस में घूम रहा है, आर। इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट। अगर मैं इसकी टोटल एनर्जी की बात करूं कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सैटेलाइट के पास सर दो एनर्जी होंगी, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। क्योंकि वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और अर्थ से इंटरेक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट कितना था, अभी निकाला ना, अंडर ऑफ जी एम ई बाय आर, इसका होल स्क्वायर। सही है, तो ये कितना आया आपके पास, जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन 2 आर, ये आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी। बात ध्यान से सुनते चलना है ना। क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकता हूं क्या, पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत आसान है, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल निकाल दूं। ये वाला जो पॉइंट है वो अर्थ के कहां है, बाहर, तो अर्थ क्या बन गया, पॉइंट मास। पॉइंट मास की वजह से यहां पर पोटेंशियल माइनस का जी एम बाय आर, इसको इसके मास से मल्टीप्लाई, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई, तो मैं टोटल निकाल सकता हूं। टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल है आपके पास माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, और काइनेटिक कितनी है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2 आर। सही बात है, ये माइनस का 1, ये 1/2, तो कितना बना, जी माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2 आर, ये आंसर। तो मेरे पास कोई भी सैटेलाइट जो एक ऑर्बिट में घूम रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और उसकी टोटल एनर्जी आ गई। नोट करो इसके अंदर। अच्छा, हम तीनों में रिलेशन भी निकाल सकते हैं, हम चाहें तो काइनेटिक एनर्जी में, टोटल में और पोटेंशियल में एक रिलेशन निकाल सकता हूँ। सब लोग देखो रिलेशन में कैसे लिख रहा हूँ, सब लोग देखो, कॉपी किताब छोड़ो। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक को देखो और टोटल को देखो, इनमें अंतर किसका है, माइनस का। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो ये किसके बराबर बन जाएगी, टोटल एनर्जी। ठीक है, अब टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कितना फर्क है, पोटेंशियल को आधा कर दूं
पोटेंशियल को आधा कर दूं तो क्या टोटल बन जाएगा क्या? दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय, तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पे काफी सारे, और सेम क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये जो सेम रिलेशन आता है वो बोर मॉडल में भी आता है। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपको याद होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अलग अलग शेल्स में रहता है ना, अलग अलग ऑर्बिट में, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, इस तरह से होता है। जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको याद होगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता था माइनस का 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस इंटू जेड स्क्वायर, याद था? तो ये हुआ मेरे पास टोटल एनर्जी का। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता था ना तो बस कैसा साइन आ जाता, प्लस, माइनस को कैसे कर देता मैं प्लस, क्योंकि समझ में आया सबको। और ये टोटल एनर्जी है, मुझे पोटेंशियल निकालनी होती तो डबल कर देता, पोटेंशियल निकालनी होती तो टोटल को क्या करता, डबल करता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल है, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है, ये ध्यान रखना इस केस में, है ना। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल है। सबको बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे अगर मुझे कैलकुलेट करना होता पोटेंशियल एनर्जी तो ये इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता मैं, 2 से। तो ऐसा आपने बोर मॉडल में किया हो, तो अभी तो आप इस फॉर्मूले को याद रखो, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। नोट करो इसको यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने को दे रहा हूँ, कॉपियां बंद होना चालू हो जाती है तुम्हारी, अभी लिख तो लो। अब वो कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट आपको दे रखा है ए, ये पॉइंट आपको दे रखा है बी। अब वो कैलकुलेट करना है, जब ये पार्टिकल कहां पर पहुंचेगा, बी पर पहुंचेगा, ए से बी पर पहुंचेगा, फाइंड आउट फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at point B. Second, work done by gravity in this case. ग्रेविटेशनल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना। और थर्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से बिल्कुल लिंक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दोगे आप, क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करोगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी कैसा है कंजर्वेटिव, बिल्कुल, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां से वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा। सबको बात आ रही है बेटा समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क मंडे के लिए, मतलब मंडे ही ना, कल पेपर है तुम्हारा, छुट्टी है? हाँ है ना। जेई एडवांस कंप्लीट 12 या 13 तक हम लोग कर चुके थे, है ना, 13 तक कर चुके थे शायद। तो जेई एडवांस के रिमेनिंग क्वेश्चन और जेई मेंस के 2 या 3 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, बीच में हम लोगों ने सारे बस कंडक्टर के 2-3 क्वेश्चन है। तो जेई एडवांस कंप्लीट और जेई मेंस मतलब रिमेनिंग क्वेश्चंस।
है ना। जेई मेंस में तो 2 या 3 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, बाकी जेई एडवांस कंप्लीट। चलो थैंक यू। हाँ बता।